नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत छठी कक्षा का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम आपके 11वें चैप्टर और 11वें चैप्टर का बच्चों ये तीसरा वीडियो है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं प्राचीन भारत का साहित्य के बारे में। तो प्राचीन भारत के साहित्य के अंतर्गत बच्चों मैंने आप लोगों को वेद पुराण उपनिषद के बारे में बताएं और बौद्ध साहित्य के बारे में बताएं। तो इसी क्रम में चलिए अब हम लोग जैन साहित्य के बारे में भी जानते हैं और जैन साहित्य के बाद उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स, कुछ विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उसको भी हम लोग जानेंगे कि उसमें भारत के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए पहले देखिए जैन साहित्य। बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें, सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक में है और मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, आपका जो पेज नंबर 98 से लेकर 108 तक, 98 से 108 तक चैप्टर नंबर 11 है। तो अभी आप पेज नंबर 100 पे फोकस करें। चलिए देखिए जैन साहित्य। जैन साहित्य बच्चों देखिए, जैन साहित्य की जब बात होती है तो झारखंड का भी एक स्थान है बच्चों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यदि आप पारसनाथ की पहाड़ियों का नाम सुने होंगे, आप जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो कि जैन धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और जैन धर्म में उसको संवेद शिखर जी कहते हैं। तो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं और इन तीर्थंकरों के द्वारा पारसनाथ पर भी उनका निवास रहा। बहुत सारे तीर्थंकर वहाँ रहे हैं और वहाँ बहुत कुछ लिखा गया है जैन साहित्य के बारे में। तो हमें इस पे गर्व है, हमें इस पे नाज होना चाहिए। बच्चों पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिले में है। जो गिरिडीह जिले के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ठीक पारसनाथ के रहने वाले हों या पारसनाथ के अगल बगल होंगे, उनको पूरा पता है। जिनको नहीं पता है उनको जानना चाहिए। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि जैन साहित्य भारत में क्या क्या लिखा गया और किनके द्वारा लिखा गया। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र बच्चों एक पुस्तक का नाम है और जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, तो ये पुस्तकें अभी उपलब्ध है बच्चों। उसके बाद परिशिष्ट पर्वन नाम की एक रचना है जिसको हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, और जैन साहित्य जो है बच्चों वो प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जैसे कि बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है ना, लेकिन जैन साहित्य जो है वो प्राकृत एवं संस्कृत में। बच्चों आपको लगेगा ये प्राकृत भाषा क्या होती है, तो ये भारत की एक पौराणिक भाषा है बच्चों, जिसका अभी प्रचलन तो नहीं है। हाँ, संस्कृत का है। संस्कृत का तो सभी युग में रहा है और आज भी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा आचार्य सूत्र और भगवती सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए कल्प सूत्र जो है ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है और इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। ठीक है, तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों में ही इस पुस्तक को मान्यता दी गई है। आगे है बच्चों हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी जो हैं उनको आचार्य हेमचंद्र बोलते हैं। उनका जन्म है 1145 में और मृत्यु 1229 में है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया बहुत सारा जैन साहित्य, और इनके द्वारा भी संस्कृत एवं प्राकृत में लिखा गया है। बच्चों देखिए आपके सामने एक पांडुलिपि है जो कि प्राकृत भाषा में है। देखिए थोड़ा बहुत देवनागरी से मिलता जुलता तो जरूर है और इसको
उस जमाने में यही भाषा थी जिसमें साहित्य लिखे जाते थे। उसके बाद बच्चों आचारांग सूत्र है, जो वैद बौद्ध भिक्षुओं जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का उसमें चर्चा था आचारांग सूत्र में, है ना। और उसके बाद देखिए भगवती सूत्र, ये पुस्तक के रूप में है, भगवान महावीर की शिक्षाओं का उसमें जिक्र है भगवती सूत्र में। ये सब बच्चों नोट कीजिएगा, नोट नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग सीधे आ जाते हैं विदेशी यात्रियों के संस्मरण। तो बच्चों आप लोग अपने पेज नंबर 100 पे फोकस कीजिए, पेज नंबर 100 अपना पाठ्य पुस्तक देखिए बच्चों। उसमें यात्रियों का विवरण, प्राचीन भारत के बारे में कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है। इस प्रकार के साहित्य में मेगास्थनीज की इंडिका, ह्वेनसांग की सीयू की एवं अल-बरूनी की तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज प्रमुख है, ठीक है। यहाँ 3 नाम आए बच्चों, एक मेगास्थनीज, एक अल-बरूनी और दूसरा तीसरा ह्वेनसांग। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए मेगास्थनीज कौन है? ये यूनान देश के यात्री हैं। यूनान बच्चों कहाँ पे है? थोड़ा इसको हम लोग नक्शे में देखते हैं बच्चों। जहाँ पे तुर्की यानी एशिया समाप्त होता है, देखिए नक्शे में ध्यान से देखिए, TURKEY तुर्की जहाँ समाप्त हुआ वहाँ मेडिटेरियन ओशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर में, इसके पड़ोसी देश हैं बल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और अल्बानिया, है ना। और वहीं पे क्रीट की खाड़ी जहाँ पे है वहाँ देखिए ये ग्रीस देश है। इसी देश का रहने वाला था सिकंदर महान, ठीक है। तो सिकंदर के साथ ही कौन आया था? मेगास्थनीज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। उनकी ये मूर्ति है। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था इंडिका, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, और आपके सामने है चीन का नक्शा, एकदम बिल्कुल हमारा पड़ोसी है। देखिए भारत से जैसे ही हम, कुछ तो भारत से सीमा भी है उसका, और कुछ तो देखिए नेपाल और भूटान के चलते थोड़ा सा अवरोध है, थोड़ा बैरियर है। और बिल्कुल उत्तर में जहाँ जम्मू कश्मीर है वहाँ से भी, लद्दाख से भी हमारा बॉर्डर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पड़ोसी देश है। तो कभी इसके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था, आज तो अच्छा नहीं है। तो देखिए वहाँ से एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। देख रहे हैं बच्चों, ये ह्वेनसांग चीन का यात्री था जो भारत आया था। क्या करने आया था बच्चों? ये 17 साल तक भारत में रहा था। राजा हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था, ठीक है, ये 7वीं शताब्दी में। तो भारत आने के बाद इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था सीयूकी, ठीक है बच्चों। सीयूकी जिसका मतलब होता है पश्चिम के देशों की खोज, है ना। तो चूंकि चीन के कुछ पश्चिम में ही है भारत, यदि कहा जाए तो ह्वेनसांग सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में गया था वो। तो ह्वेनसांग जब भारत से गया तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयूकी। तो इसको हम लोग प्राचीन भारत का साहित्य तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ भारत के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो इन पुस्तकों में भी हैं, ठीक है। इसके बाद एक है देखिए अल-बरूनी, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, है ना, जो पुस्तक लिखी गई वो है तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज। इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी, है ना। तो ये एक फारसी विद्वान और लेखक थे और एक बहुत बड़े विचारक भी थे। तो अल-बरूनी की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर अरबी और फारसी भाषा में ही हैं। और वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 1020 के मध्य आया था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए कि कई अभियानों में वह सुल्तान के साथ था।
अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। प्रारंभ में अल बरूनी ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री था, क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। खैर जो भी हो बच्चों, लेकिन अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी तहकीक-ए-हिंद, जिसमें कि उसने भारत का जिक्र किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन 3 वीडियोज़ के माध्यम से क्या क्या देखा। हम लोगों ने विदेशी यात्रियों की पुस्तकों के बारे में जाना, है ना। जैसे हमने तहकीक-ए-हिंद के बारे में जाना, हमने वेनसांग की पुस्तक सियुकी के बारे में जाना, हमने चीन देश के बारे में जाना, हमने मेगास्थनीज के बारे में जाना, हमने ग्रीस देश को भी जाना, और हमने मेगास्थनीज को ये भी जाना कि वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो संस्मरण हैं ये, और उसके पहले हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ जैन साहित्य के बारे में जाना, जिसमें मूल रूप से भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, और इसके बाद परिशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र, और ये भी जाना कि जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्राचीन भारतीय जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य है ना, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो रामायण और महाभारत है, इसके अलावे हम लोगों ने पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि सभी के बारे में जान लिया है। तो बच्चों इसी तरह से आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और निश्चय ही आपका जो है इतिहास के संदर्भ में जो आपका ज्ञान जो है और भी परिपक्व होगा, और इसी तरह से मैं आपको सहयोग करता रहूँगा। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और अभी तक जो मैंने बताया उसको नोट डाउन जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।